नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, केजरीवाल के बारे में जैसा आप और हम लोग सोच रहे थे ना, उन्होंने ठीक वैसा ही किया और यूँ समझिए कि थाली सजी हुई थी विपक्षी एकता की और उन्होंने वहाँ रायता फैला दिया। आज विपक्ष की बैठक छोड़ कर के वो दिल्ली लौट आए। दोस्तों, इसी पे हम बात करेंगे कि बैठक में क्या हुआ और अरविंद केजरीवाल ने बैठक क्यों छोड़ी और आकर के उन्होंने दिल्ली में क्या बयान जारी किया। बिहार के पटना में हुई विपक्ष की बैठक इस समय खत्म हो चुकी है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए और वहाँ से लौट करके उन्होंने एक बयान जारी किया, जो उन्होंने ट्वीट भी किया है और उसके साथ एक नोट भी लगाया है। मैं आपको वो बयान दिखाना चाहती हूँ, आप समझ जाएँगे, पूरा पढ़ने में भी आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। तो आप देखिए कि उन्होंने इस बैठक में किस तरीके से रायता फैलाया और आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने एक बात कही थी कि ये जो बैठक हो रही है ना, इसमें ये लोग एक जगह पे मिल के नहीं बैठेंगे। ये एक जगह बैठ ही नहीं सकते। मोदी को हराना तो बहुत दूर की बात है। उल्टा मोदी पहले से भी अच्छी सिचुएशन में सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। अब मैं आती हूँ कि आप पार्टी ने क्या कहा है, जैसा कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको। तो इसमें कहा गया है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, पता ही है सबको। लगभग सभी मुद्दों पे एक स्टैंड लेती है। उसने अभी तक काले अध्यादेश पर अपना रुख सार्वजनिक नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब इकाइयों ने इसकी घोषणा की है, क्योंकि दोस्तों वहाँ उनकी अपनी सरकार है दोनों जगह, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। इसलिए वहाँ के कांग्रेस की इकाइयों ने घोषणा की हो सकती है। आगे वो कहते हैं इस बयान में कि पार्टी को इस मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को। और बैठक के बारे में बताते हुए कहते हैं कि आज पटना में समान विचारधारा वाली पार्टी की बैठक के दौरान कई दलों ने कांग्रेस से अध्यादेश की सार्वजनिक रूप से निंदा करने का आग्रह किया, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा है इस बयान में, जो भी मैंने आपको दिखाया है, कि कांग्रेस की चुप्पी उसके वास्तविक इरादों पर संदेह पैदा करती है। व्यक्तिगत चर्चाओं में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने ये संकेत भी दिया है कि उनकी पार्टी अनौपचारिक या औपचारिक रूप से राज्यसभा में इस मतदान से दूर रह सकती है। इस मुद्दे पे कांग्रेस के मतदान से दूर रहने से बीजेपी को भारतीय लोकतंत्र पर अपने हमले को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। उन्होंने पार्टी के बारे में ये भी बताया। अब देखिए ना, जो कॉन्फ्रेंस वहाँ हुई है, उसमें चीज़ें कुछ और हैं, लेकिन जो ब्लैक एंड व्हाइट में अ, केजरीवाल ने बयान दिया है, उसमें ये है कि 31 राज्यसभा सांसदों वाली कांग्रेस को सार्वजनिक तौर पे इस बिल का विरोध करना होगा। यानी कि ये ऑर्डर कर रहे हैं और ये भूल जाते हैं ऐसी बात करते हुए दोस्तों, कि इन्होंने कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके ही दिल्ली की सत्ता हासिल की थी और कांग्रेस ये कैसे भूल सकती है। खैर, मैं मुद्दे पे आती हूँ। और विपक्ष की बैठक में कुल 17 पार्टियां शामिल हुई थी
और जैसा कि आपके मुताबिक 17 में से 11 पार्टियों ने केंद्र के अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी का समर्थन किया है। यानी कि 6 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने केजरीवाल को सपोर्ट नहीं किया है। और आपने अपने बयान में ये कहा है, अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ खड़ी है या मोदी सरकार के साथ। और अध्यादेश संविधान विरोधी, संघवाद विरोधी और पूर्णतः और अलोकतांत्रिक है। इसके अलावा इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को उलटने का प्रयास करता है और न्यायपालिका का अपमान है। कांग्रेस की झिझक और टीम प्लेयर के रूप में कार्य करने से इनकार, विशेष रूप से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपके किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, ये उन्होंने कहा है। अब इसमें और भी कई चीज़ें हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन फिर बहुत बात लंबी हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि आज की जो बैठक हुई है पटना में, उसमें 15 पार्टियों के 27 नेता शामिल हुए हैं। ये जो पार्टियां हैं, जेडीयू, आरजेडी, आप, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली, सपा, जेएमएम, एनसीपीआई, ये सब पार्टियां शामिल हुई। और ये 15 पार्टियां, इनके 27 नेता शामिल हुए। और बैठक में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, डीएमके के नेता एमके स्टैलिन, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी के नेता जो, और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इतना रायता फैला दिया है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, राघव चड्ढा, संजय सिंह, लेफ्ट से डीजी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य, सीताराम येचुरी और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, एनसीपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, सपा के अखिलेश यादव, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत, जेएमएम के हेमंत सोरेन और बिहार से जेडीयू के नीतीश कुमार, संजय झा और लल्लन सिंह। लल्लन सिंह तो ऑब्वियसली उस जगह पे होंगे ही जहाँ नीतीश कुमार होंगे, और आरजेडी के तेजस्वी यादव और लालू यादव। इतने सारे लोग बैठक में हिस्सा लेते हैं और केजरीवाल उसमें से भाग आते हैं। किन मुद्दों पे बात हुई है? वो बातें जो पूरी तरह से अधूरी हैं। हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी खड़ा किया जाएगा। मैं अभी आपको सीटें बताती हूँ, इतनी सीटों पर ये अपने प्रत्याशी कैसे खड़े करेंगे और भाजपा के खिलाफ बनने वाले गठबंधन का नाम। यानी कि आज जो इतने तामझाम के साथ बैठक हुई, उसका कोई नाम भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बस एक मात्र इनका जो प्रोग्राम है वो यही है कि मोदी को हराना, जो कि दूर दूर तक फिलहाल संभव नहीं लग रहा। और सीटों के बंटवारे का जो फार्मूला है वो, इसके अलावा लास्ट में दिल्ली का अध्यादेश, जिस पे अभी सबसे बड़ी पार्टी जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा में, उसने अभी बड़ी वाली नो बोल दी है। एक और बात दोस्तों, ये जो अध्यादेश को लेकर के इतना शोर शराबा मच रहा है, इस पे कुछ पार्टियां साथ दे रही हैं, उनका बड़ा वाला हाँ है, लेकिन कांग्रेस ने केजरीवाल को साथ देने से मना किया है। अब मैं आपको बताती हूँ, शायद से आपकी मेमोरी से कुछ चीज़ें डिलीट भी कई बार हो जाती हैं। हम लोग इंसान हैं ना, तो जल्दी चीज़ें भूल भी जाते हैं, और अगर सारी चीज़ें
यहाँ रख ही रहे तो मेमोरी फुल हो जाएगी और उसके बाद आप नतीजा जानते हैं। तो मैं थोड़ा-सा आपको रिवाइंड कर के सब बताती हूँ कि किस चीज़ को लेकर के अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा रायता फैलाया है। एक अध्यादेश के लिए सरकार ने बात की थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है, वो दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी के पास होगा। लेकिन इसी को पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकती है, लेकिन द वेरी नेक्स्ट डे सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये कह कर के, उनका तर्क भी समझ में आता है कि दिल्ली भारत की राजधानी है और पूरे देश का हक है केंद्र के मतलब अगर बात उनकी समझी जाए तो ये दिल्ली कोई आम क्षेत्र नहीं है। यहाँ देश के मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं, राष्ट्रपति भवन है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके अलावा देश के कई संवैधानिक पदाधिकारी दिल्ली में रहते हैं, एम्बेसीज़ हैं। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का अगर कोई प्रशासनिक स्तर से कोई भूल होती है, तो वो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इससे न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के देशों में भारत की छवि धूमिल होगी। अगर कोई बात हो जाती है, अगर किसी भी देश के जो एजेंसी एम्बेसीज़ हैं, उनसे कोई ऊपर-नीचे बात हो जाती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी? और दिल्ली के लिए लिए गए किसी भी फैसले का असर केवल वहाँ के लोगों पे पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये देश के और जो नागरिक हैं ना, उनको भी प्रभावित करता है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अध्यादेश कौन जारी करता है, क्योंकि कौन जारी करता है और कैसे इसको पास किया जाता है, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बात पे बात बिगड़ी है आज विपक्ष की बैठक में अरविंद केजरीवाल की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में ये कहा गया है कि देश के राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इसके अनुच्छेद के अनुसार कोई ऐसा विषय जिस पर तत्काल प्रभाव से कानून बनाने की ज़रूरत है और उस वक्त संसद भी नहीं चल रही है, तो ऐसी स्थिति में अध्यादेश लाया जा सकता है। उस अध्यादेश को उतना ही प्रभावी माना जाता है, इम्पैक्टफुल माना जाता है, जितना संसद के पास दिए गए कानून को माना जाता है। हालाँकि अध्यादेश जारी करने से पहले इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि इससे नागरिकों से उनके मूल अधिकार ना छीने जा सकें और अध्यादेश को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति जारी करते हैं और हमारे देश में कानून बनाने का हक संसद के पास है। इसलिए राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को संसद की मंजूरी मिलनी बेहद ज़रूरी है। इसे जारी करने के लिए 6 हफ्ते के भीतर संसद में पारित कराना होता है। वहीं अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के अंदर संसद सत्र बुलाना अनिवार्य है और संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति गवर्नर को दी गई है। राज्य में अध्यादेश जारी करने की शर्तें वही रहती हैं कि ये तभी जारी किया जा सकता है जब किसी विषय पे कानून बनाना बेहद ज़रूरी हो और उस वक्त विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो। इसे जारी इस तरीके से किया जा सकता है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि हुआ नहीं है। आरसी कपूर बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जारी किए गए अध्यादेश और राष्ट्रपति के निर्णय को इस आधार पे चुनौती दी जा सकती है कि इस विषय पर इतनी जल्दी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी और चुनौती दिए जाने के बाद सीजेआई तय करते हैं कि इस मामले पे संविधान बेंच बनाएगा या नहीं। अच्छा, संसद के पास अपार शक्तियाँ हैं कि वो कानून बना करके किसी भी फैसले को, कोर्ट के फैसले को पलट सके।
हालाँकि संसद का कानून सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध नहीं कर सकता और दिल्ली में अफ़सरों की जो तबादला और पोस्टिंग के मामले में पिछले 1 हफ्ते में राजनीति में जो उथल-पुथल मची हुई है, इधर विपक्ष की बैठक की बात चल रही है, इधर अरविंद केजरीवाल की जो साँसें अटकी हुई हैं और आज इसका पटाक्षेप हो गया है कि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पे अपना स्टैंड अभी क्लियर नहीं कर रही है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली कांग्रेस इस मुद्दे पे केजरीवाल को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो केजरीवाल को अगर सपोर्ट नहीं करते, तो केजरीवाल ने ये कह दिया है कि वो भी आने वाली किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं बनेंगे मीटिंग का और क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही रहना चाहिए। तो ये एक बड़ा उनका एजेंडा है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग दोस्तों क्या होता है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए जिस तरीके से दिल्ली सरकार यानी कि केजरीवाल इतने लालायित हो रहे हैं, इनका इसके पीछे क्या लालच है? सोचने की बात है। वैसे तो आपने देखे होंगे कि शहरों में थाने भी बिकते हैं कि फलाँ थाने का हमें थानेदार बना दीजिए। तो आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? ये इतनी सी बात है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो अधिकार है, दिल्ली सरकार के पास ही रहना चाहिए, केजरीवाल की जेब में ही रहना चाहिए, तभी वो विपक्ष को की बैठकों में हिस्सा लेंगे। तो दोस्तों अब आप समझ गए हैं कि आज आज की बैठक में क्या रायता फैला है पटना में। मतलब बैठक हुई, प्रेस के साथ बात करनी थी, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिए बिना ही वहाँ से भाग लिए और आते ही उन्होंने पहले ऐसा लग रहा है कि ये जो बयान है ना, ये पहले ही वो तैयार करके गए होंगे, क्योंकि वो दिल्ली पहुँचते हैं और पहुँचने के साथ ही 4 बजे तक तो मीटिंग चल ही रही थी। समझ लीजिए कि ख़त्म हुई होगी और ये उसके आधे पौने घंटे के बाद ये बयान उनका जारी हो जाता है कि इस तरीके की बात हुई है मीटिंग में, पटना की विपक्षी एकता की मीटिंग में और बार-बार कहने के बाद भी कांग्रेस ने ये सही तरीके से नहीं बताया और अगर कांग्रेस दिल्ली की जनता के साथ नहीं खड़ी है, मोदी सरकार के साथ है, तो फिर हम विपक्ष के साथ नहीं खड़े होंगे। सुबह एक और चर्चा चल रही थी कि शायद से बीजेपी और कांग्रेस में कोई सेटिंग हुई है और ये कहा जा रहा था कि इस मामले में केजरीवाल को कांग्रेस सपोर्ट नहीं करेगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आने वाले दिनों में और पता चल जाएगा। लेकिन आज की जो मीटिंग है, उसमें दोस्तों अगली मीटिंग जल्दी ही होने वाली है। लेकिन अ, जो सिनेरियो बन रहा है, उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि उस बैठक का हिस्सा शायद से केजरीवाल नहीं होंगे। अब थोड़ी-सी बात उस बैठक पे भी कर ली जाए, तो एकमात्र जो एजेंडा है उनका, वो है मोदी को हराना। उनके कुछ विषय हैं जिनको उन्होंने टच किया, जिस पे उनकी बातचीत हुई कि हर सीट पर भाजपा के खिलाफ विपक्ष का एक प्रत्याशी खड़ा होगा। मैं आपको थोड़ा-सा सीटों का भी विवरण बता देती हूँ कि सीटों का सीन क्या है। दोस्तों, विपक्षी एकता में जो नेता शामिल हुए, मतलब लोकसभा की 228 सीटों में से 164 तो एनडीए के पास हैं। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में 80 सीटें हैं और 64 सीटें ऑलरेडी बीजेपी के पास हैं। अब आप सोचिए कि यहाँ किस-किस को खड़ा किया जाएगा। द सेम थिंग इन महाराष्ट्र 48 सीट्स हैं वहाँ और 23 सीटें बीजेपी के पास हैं। ये उस समय गठबंधन हुआ था और ये सीटें बीजेपी ने जीती थी। पश्चिम बंगाल में 42 में से 18 सीटें बीजेपी के पास हैं और बिहार में 23 सीटें हैं बीजेपी के पास और टोटल सीटें हैं 40।
तो हो सकता है इनको ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, वो इन्हें सपोर्ट कर दें। लेकिन अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है तो इनकी बात नहीं बनेगी, अध्यादेश पास हो जाएगा। केजरीवाल का प्रॉब्लम ये है। और पंजाब तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में कुल सीटें हैं 39 और बीजेपी का पास एक भी सीट नहीं है वहाँ। पंजाब में 20 सीटें हैं, उसमें 2 सीटें बीजेपी की हैं। केरल में 20 सीटें हैं और केरल में कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं है। हरियाणा में 10 सीटों में से 10 सीटें ही बीजेपी के पास हैं और झारखंड में 14 में से 12 सीटें बीजेपी के पास है और दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं और जम्मू कश्मीर में 6 में से 3 सीटें बीजेपी के पास है और त्रिपुरा में 2 में से 2 की 2 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र में शिवसेना और बिहार जदयू और पंजाब में अकाली दल ने बीजेपी के साथ मिल कर के चुनाव लड़ा था। तो दोस्तों ये जो लड़ाई है ना, ये केजरीवाल की केवल अपने आप को सेफ करने के लिए है। तो 3 चीज़ें हैं, केजरीवाल को अपने आप को सेफ करना है, लेकिन मोदी जी को गाली देनी है। विपक्ष को मोदी जी को हराना है, तो मामला यहाँ आकर के फँस रहा है। लेकिन ये सब लोग भी अगर मिल के कुछ दिन तक बैठें, तो कुछ बात बने। लेकिन वही बात कि राजनीति में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस के पास लोकसभा में 52 सीट्स हैं और ध्यान रखिए राज्यसभा में 31 सीटें हैं। और इसी तरीके से सीताराम येचुरी के पास लोकसभा में 3 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं और डी राजा के पास लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 2 सीटें हैं। खैर, अगर एक बार ज़रा कांग्रेस की भी बात कर ली जाए, सॉरी, इस आम आदमी पार्टी की भी बात कर ली जाए, तो लोकसभा में इनके पास 1 सीट है और राज्यसभा में इनकी 10 सीटें हैं। तो इन्हें डर सिर्फ़ ये है कि अगर हम सपोर्ट करते हैं विपक्ष को और हमारी बात नहीं मानी जाती, तो फिर हमें फ़ायदा क्या, हम अकेले भले। लेकिन अकेले भी कैसे भले होएँगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और एक बात मैं आपसे कहना भूल गई, ये वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और इसे अपने दोस्तों में फॉरवर्ड ज़रूर करिए, शेयर कीजिए। और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हर मेरा कंटेंट आपको समय से मिल जाए। तो आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।